As you know, we have already completed UPSC and state PCS questions. They were very direct, straightforward, factual questions. As I promised in the last class that I'll bring some serious questions as well in front of you. So here I am with some serious questions from this particular chapter. Okay, let's begin with the first chapter. Very interesting thing to work on the strategy while dealing with the question. Most interesting part according to me. So let's go. Here it is. First question is, which of the following acts reserved seats for women in legislatures in accordance with the allocation of seats for different communities? क्या मतलब है? किस एक्ट ने पहली बार वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व करने की बात कही? अगर आप 1909 एक्ट की बात करें तो आपको याद होगा कि इस एक्ट में आपको सबसे पहले रिजर्वेशन मिला इलेक्टोरल कम्युनल इलेक्टोरेट के फॉर्म में फॉर द मुस्लिम्स. ठीक है. 1919 में उसको और एक्सटेंड किया गया एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, डिप्रेस क्लासेस वगैरह वगैरह. और 1935 का जो एक्ट था उसमें ये फर्दर एक्सटेंड किया गया जिसमें लेबर्स, वुमेन वगैरह वगैरह और सेक्शंस को इंट्रोड्यूस कराया गया. ये पर्टिकुलर जो इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, वो अलग अलग कम्युनिटीज का, अलग अलग सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी का जो रिजर्वेशन की बात थी, सेम क्वेश्चन उसी चीज के बारे में बात कर रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट की ही बात कर रहा है जो आपके 1909 से शुरू हुआ और 1935 में कल्मिनेट कर गया. 1909, 1919 और 1935 इन तीन एक्ट्स ने इन रिजर्वेशंस की बात की. फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. हर एक्ट में किसको क्या किस कम्युनिटी को वो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया वो आपको बताना, आपको पता होना चाहिए. फिर डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ है लैंग्वेज की. जैसा मैंने बोला, यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ लैंग्वेज को फिगर आउट करना है. लैंग्वेज फिगर आउट हो गई, आपका आंसर कहीं नहीं गया. सिर्फ लैंग्वेज में ही आपको डिफिकल्टी है. बाकी यही सेम आपके लॉज हैं जो आपने पढ़े हैं, उन्हीं को यहां पे बस मेंशन किया हुआ है और आपको क्वेश्चन से रिलेट करना है. ठीक है. करेक्ट आंसर इज योर 35 एक्ट. ठीक है. अगेन, क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट किस कमीशन या एक्ट ने बात की थी? तो फेडरल कोर्ट की बात की थी 1935 एक्ट ने. सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना. सीधे सीधे पूछा, फैक्चुअल फैक्ट्स पूछा, फैक्ट्स आपको याद होंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. अगला देखते हैं, चाइना ट्रेड मोनोपोली कब खत्म की थी? क्वेश्चन पढ़िए. व्हेन वाज द चाइना ट्रेड मोनोपोली लॉस्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी? 1813 में पहली बार जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की गाज गिरी. उन्होंने ट्रेड मोनोपोली खत्म करी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट ट्रेड मोनोपोली विद इंडिया, चाइना के साथ, एंड ट्रेड इन टी अभी तक पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था. 1813 के बाद जैसे ही 1833 आया, 1833 में वो ट्रेड मोनोपोली विद चाइना एज वेल एज इन टी वो 1833 में खत्म कर दी गई. तो इसका करेक्ट आंसर है 1833. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपने ये सारे लॉज के प्रोविजंस पढ़े हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी. ठीक है. फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं उसे डिस्कस भी नहीं कर रहा आपके लिए. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statements about the Government of India Act 1919 is not correct? Let me tell you one thing. ये जो डार्कन और अंडरलाइंड नॉट है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं था. ठीक है. यूपीएससी जनरली ये कर देती है. ठीक है. मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसमें ये नहीं था. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टू फिगर आउट कि क्वेश्चन में सही चीज पूछी गई है या उनमें से गलत चीज पूछी गई है. जैसे ही आपको ये पर्टिकुलर टर्म मिलता है जो आपके आंसर को लोकेट करता है, स्पेसिफाई करता है, प्लीज उसको अंडरलाइन करिए. आपके पास हाइलाइटर है तो पहले उसे हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपके दिमाग में ये चीज इंप्रिंट हो जाए कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक. तरीका क्या है? सेम तरीका है.
कि भाई पहले तो 1919 का जैसे ही पूछा तो आपको सबसे पहले 1919 के प्रोविजंस याद होने चाहिए, वेरी बेसिक थिंग। अगर वो नहीं पता होंगे तो डेफिनेटली करेक्ट और इनकरेक्ट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को अच्छे से जानना है। उसके बाद जब आपका पहला स्टेप हो गया कि आपकी रीडिंग हो गई, आपकी फैक्ट्स तैयार हो गए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला, इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही बात है। टर्म यहां से देखिए, अगर यहां पे लिखा होता इंट्रोड्यूस्ड, मैं टर्म लिख रहा हूं आपके लिए यहां पे, इंट्रोड्यूस्ड, अगर ये टर्म लिखा होता यहां पे इंट्रोड्यूस्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता और यही आपका सही आंसर हो जाता। सिर्फ लैंग्वेज का फेरबदल, टर्म का फेरबदल है। इंट्रोड्यूस का मतलब, इंट्रोड्यूस कराना मतलब यहां पे आपको उस चीज के अवगत कराया गया, उस चीज की नॉलेज दी गई, पहली बार हुआ वो चीज। तो पहली बार इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट का कंपोनेंट 1909 एक्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया था। 1919 और 1935 में उसको एक्सटेंड किया गया था। तो डेफिनेटली ये जो एक्सटेंडेड वर्ड है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट 1919 के लिए भी सही है और 1935 एक्ट के लिए भी सही है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इट मेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगेन, इसने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, इसने बस इतना चीज बोला कि सेंट्रल पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराएगी। अगर आपको याद हो तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में भी 1935 में आई थी, फुल ऑटोनॉमी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। 1919 में प्रोविंसेस में भी नहीं आई थी, तो सेंट्रल में तो आने की कोई बात ही नहीं। यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मॉन्टेग्यू उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड आपके जो थे वो वॉइसरॉय थे। उन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन था, उन दोनों के ही एफर्ट्स थे इस लॉ के पीछे, इसलिए उनके नाम से इस लॉ को जाना जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट, इट पेव्ड द वे फॉर फेडरलिज्म बाय क्लियरली सेपरेटिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। 1919 से ही शुरू हुआ था फेडरलिज्म स्ट्रक्चर। यहीं पे सेंट्रल यानी फेडरल गवर्नमेंट ब्रिटिश प्रोविंसेस के बीच में और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर यहीं से शुरू हुई थी। आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए जिसपे आप लॉ बनाए, हम कुछ सब्जेक्ट्स अपने लिए रखेंगे जिसपे हम लॉ बनाए। प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स दिए गए थे उसमें भी डायरकी इंट्रोड्यूस कराई थी। डायरकी का मतलब हायरकी नहीं है, सेम लेवल पे दो लोगों के बीच में पावर डिवीजन है। जब आप हायरकी की बात करते हो तो एक वर्टिकल लैडर या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हो, ठीक। लेकिन जब हायरकी की बात डायरकी की बात करते हो तो सेम पोजीशन पे ही दो सेंटर ऑफ पावर है, ठीक। इसी में ही एक रिजर्व सब्जेक्ट्स का कंपोनेंट था, एक डेलीगेटेड सब्जेक्ट्स का कंपोनेंट था। रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर जनरल की ऑटोनॉमी में था और डेलीगेटेड सब्जेक्ट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे बनाया जाता था, जिसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रेस्पॉन्सिबल रखा जाता था। किससे? उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जो प्रोविंशियल लेवल पे। तो लास्ट स्टेटमेंट की फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया, बिल्कुल सही बात है। सेंटर यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्टिंग्विश या डिफाइंड कर दी गई थी। वही चीज यहां पे बोला, अलग अलग सब्जेक्ट्स दे दिए गए थे। वही कंपोनेंट 1935 में और रिफाइन किया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के फॉर्म में डाल दिया गया, ठीक। अब अप्रोच की बात, इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें कोई डाउट नहीं, अगर आपने ये थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज हिट कर जाएगी। बट जैसे ही मैं सेकंड स्टेटमेंट पे आता हूं मुझे डाउट होता है, क्लियर नहीं है, लैंग्वेज से मैं दिक्कत खा गया, मान लीजिए, छोड़ देते हैं अभी के लिए। फिर क्या करें? थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इसी के साथ बैठना नहीं है, फौरन थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उसका एक निकनेम है। ये बिल्कुल बहुत ही बेसिक नॉलेज है इस पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग। तो आप आंख बंद करते इस पे भी टिक कर दो कि भाई ये तो सही स्टेटमेंट है।
Last statement, it paved the way for federalism by clearly separating the responsibilities of center and the provinces. ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है 1919 का, बट जरूरी नहीं कि वो आपको हिट करे। इसलिए एक चीज तो आपके दिमाग में पहले आ जानी चाहिए कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो आपके आंसर का पार्ट नहीं हो सकते। आपको जो दूसरा एलिमेंट ढूंढना है वो सिर्फ बी और डी में ढूंढना है, यानी आपकी 50% का जो डिफिकल्टी थी वो आपने ऑलरेडी कट ऑफ कर दी, वाइप आउट कर दी। आपके पास सिर्फ 50% ऑप्शंस बचे हैं जिनमें से आपको आंसर निकालना है। सेकंड जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें डाउट, मैंने जैसे बोला मान लीजिए उसमें डाउट है, लंबा स्टेटमेंट है, क्लियर नहीं हो रहा है 1919 में ये किया गया था या 1935 में। बट जैसे ही आप ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल किया गया लेजिस्लेचर के लिए। आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में रेस्पॉन्सिबल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। समझिए इस चीज को, यहीं पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है, अपनी हिस्ट्री वाइज करनी है, अपने दिमाग में ही प्रोसेस करना है कि क्या उस टाइम की गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। प्रोविंसेस होता तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता, बट ये बात कर रहा है फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो वहां चीजें बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाती हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता, स्पेशली इस टाइम पीरियड में इतनी जल्दी तो नहीं। 1935 होता तो यस कहीं ना कहीं दिमाग में आता है यार हो सकता है 1935 है। बहुत सारे 1931 में हम सिविल डिसोबीडियंस पहले ही देख चुके, मूवमेंट देख चुके, क्या पता ब्रिटिश ने हमारी डिमांड मान ली हो, तो हो सकता है। बट 1919 में बिल्कुल भी नहीं भाई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को जो रेस्पॉन्सिबल करेगा लेजिस्लेचर के लिए, वो तो बहुत बड़ी बात होगी भाई। वो तो इसका मतलब कि डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, बिल्कुल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहा है सेंट्रल लेवल पे, वो नहीं है। तो ये चीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और यही यूपीएससी की खासियत है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे जो एक स्टेटमेंट देता है वो आपका रॉन्ग आंसर होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। अगर यहां पे वो रॉन्ग पूछा गया तो वही आपका आंसर होता है, बट आपको थोड़ा सा अपना दिमाग उस टाइम चलाना होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है बी। इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इन फैक्ट्स को समझने में। एक नए तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको उन फैक्ट्स तक पहुंचाने की, और आपका आंसर गलत ना हो, उन चीजों को कैसे पकड़ना है वहां तक आपको उस लेवल पे हेल्प करने की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, जैसे मैंने देखिए यहां पे ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है आपके लिए, जहां पे भी नॉट टर्म है या इनकरेक्ट है। ठीक है, Which of the following is not a change brought about by Indian Independence Act 1947? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने इनमें से कौन सा चेंज इंट्रोड्यूस्ड नहीं कराया था? ठीक है, नहीं पे फोकस किया गया। पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was amended to provide an interim constitution। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अमेंड किया गया, किस लिए? टू प्रोवाइड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरिम का जो मतलब होता है यहां पे, इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन। आई हैव अ डाउट अबाउट दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंडिया सीज्ड टू बी अ डिपेंडेंसी। 1947 में अगर आपको याद हो, इस लॉ में साफ साफ कहा गया था कि डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी तो खत्म नहीं हुई, बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात की थी, तो एक तरफ से ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से, अगेन डाइसी है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो मैं कर रहा हूं आपके लिए यहां पे, ये एक पैटर्न है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, कि मैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको क्यों पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो पहले ही स्टेटमेंट को देख के आप अपना दिमाग मत खपाने लगो। 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए उन चारों पे जाना है आपको, उन चारों को पढ़ने के बाद आप डिसाइड करोगे कि कौन सा सही कौन सा गलत। पहले स्टेटमेंट देख के आप, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आया आपके लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया कि भैया यूपी की कैपिटल क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, लखनऊ, देहरादून, भोपाल, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन को देख के अगर आपको पहला ऑप्शन लखनऊ दिखता है और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाते हो, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि फैक्चुअल है, आपके फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बट यूपीएससी का ये गेम आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आंसर इसी में से है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए है, इसीलिए लैंग्वेज टिपिकल बनाई गई है। इसीलिए हर स्टेटमेंट को पढ़ना, उसको रेस्पेक्ट देना, उसको प्रॉपर वेटेज देना आपकी जिम्मेदारी भी हो जाती है और ऑब्लिगेशन भी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट।
क्राउन वॉज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्राउन है, बिल्कुल सही बात है। जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही रूल करेगा, उसी के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उस टाइम का। वो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके अंदर है? ब्रिटिश क्राउन के अंदर है। स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर तो नहीं है अपना, ठीक है। गवर्नर जनरल वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन डोमिनियन। अगेन 1947 एक्ट में ये बात बोली गई थी कि आपका गवर्नर जनरल जो होगा वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा डोमिनियन का। जब मैंने आपको 1947 एक्ट पढ़ाया था तो ये फैक्ट आपको बताया था कि भाई जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता तब तक गवर्नर जनरल ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक हो गया, आपने एक इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट बनाया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एज अ एग्जीक्यूटिव हेड, एज अ स्टेट हेड, और वहीं से गवर्नर जनरल का रोल खत्म, ठीक। इसीलिए जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो लॉर्ड माउंटबेटन आपके लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश इंडिया से चले गए उसके बाद जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में नहीं आया, आपके फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी थे। ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि इंडिया के पहले और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजा गोपालाचारी, मद्रास प्रेसिडेंसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट के हीरो, कंट्रीब्यूटर, लीडर जो कह लें। इन्होंने जब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिस्प्यूट था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का काम या मुस्लिम लीग की डिमांड पाकिस्तान का काम, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें दोनों की डिमांड्स को कहीं ना कहीं बीच में लाने की बात की थी ताकि मुस्लिम लीग कंट्रीब्यूट करे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, और उसको बोलते हैं राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक है। वो हिस्ट्री का कंपोनेंट है, यहां नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही, ये स्टेटमेंट आपका सही। 50% आपका काम खत्म, आपके पास सिर्फ जो डिफिकल्टी लेवल बची वो 50% बची। आपके 4 ऑप्शन में से 2 आपने वाइप आउट कर दिए। अब आपको जो डील करना है वो इसी में करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अमेंड किया गया टू प्रोवाइड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1935 को अमेंड किस लिए किया गया? टू प्रोवाइड फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई प्रोविजन 1947 में नहीं आया। 1947 में यह कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसको पावर है कि वो किसी भी तरीके का ब्रिटिश लॉ जो इंडिया में एग्जिस्टेंस में है, ठीक, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है और चाहे तो उस पूरे के पूरे लॉ को खत्म कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है। तो ये प्रोविजन जो आपका है कि 1935 एक्ट को अमेंड करके आपने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस कराया, वो मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर है आप खुद सर्च करें। ये बेसिक काम जो मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए, खुद सर्च करना, खुद फाइंड आउट करना, यही असली काम होता है, R&D होता है जो आपकी नॉलेज बेस को बढ़ाता है। कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं दे सकता। इट्स यू एंड ओनली यू जो अपनी मदद खुद कर सकता है थ्रू R&D। खूब सर्च करा करिए चीजों को, खूब खुद से जानने की कोशिश किया करिए, उसी से आपका जो नॉलेज बेस है वो बढ़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो SSB में आपकी दिक्कतें होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लैक कर जाते हैं आप, वो इसी वजह से होता है क्योंकि नॉलेज की कमी होती है, एक्सपोजर की कमी होती है। जब आप अपने आप को इन सब चीजों से और ज्यादा इंट्रोड्यूस कराएंगे, और ज्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी चीजों को जानने की, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बूस्टअप होगा। तो ये हमेशा R&D करते रहा करिए। इसीलिए मेरा जो फेवरेट स्टेटमेंट रहता है आपके लिए वो हमेशा यही होता है, हैव फन विद द नॉलेज। नॉलेज के साथ खूब मजे करिए, दोस्त कम बनाए चलेगा लेकिन नॉलेज के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करें। कोई भी चीज आपको नहीं पता है तो उसको याद, कुछ लोगों का होता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन में कहते हैं चलिए छोड़िए जाने दीजिए। कुछ लोगों का होता है कि भाई मुझे नहीं पता है, दूसरे की हेल्प ले लें। बिफोर इवन मेकिंग अ सिंगल अटेम्प्ट टू नो बाय योरसेल्फ, आप ये चीज नहीं बोल सकते कि चलो तुम बता दो या जाने दो। नहीं, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ एस्पिरेंट कि आपको अगर कोई चीज नहीं पता है या कहीं पे डाउट है तो आप खुद उस चीज को सर्च आउट करें। एक जगह नहीं मिलेगा दूसरी जगह करें, दूसरी जगह नहीं मिलेगा तीसरी जगह करें। अगर आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो गई फिर भी वो डाउट बचा है, डेफिनेटली आप किसी टीचर पे जाएं, फैकल्टी के पास जाएं, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां जाएं, कोचिंग में जाएं, और वहां जब आप अपना पॉइंट रखेंगे, ट्रस्ट मी
आपकी एक अलग इमेज टीचर पे बनेगी, क्योंकि आप पहले ही R&D कर चुके, पहले ही चीज़ों को सर्च आउट कर चुके, और जब आप टीचर को बोल रहे हो कि सर ये चीज़ मुझे बता दीजिए, मैंने इसके बारे में ये चीज़ें जान ली, तो टीचर को लगेगा कि यस ही इज़ अ सीरियस कैंडिडेट। वो आप पे एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगा, वो आप टीचर के नज़रों में आ जाओगे, आपका ख्याल रखेगा टीचर। ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है, जो अपने टीचर के साथ एक अच्छा रेपो बनाए, अपनी कंट्रीब्यूशन दे टीचर को, टीचर का मजाक नहीं उड़ाए, टीचर के इंसल्ट नहीं करे, वो टीचर के साथ क्लास में एक ऐसा 1-to-1 रेपो बनाए कि खुद टीचर को लगे कि यस इफ नॉट ए स्टूडेंट आई गॉट एन असिस्टेंट। वो बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, यूपीएससी के पैटर्न का मतलब बेसिक पैटर्न है ये यूपीएससी का। स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, जो आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इतने बड़े स्टेटमेंट में तो 3 क्वेश्चन आ जाएं, जिसमें भी यूपीएससी ने सिर्फ 1 क्वेश्चन दिया, और यही डिफिकल्टी लेवल है यूपीएससी की। चाहे वो आप ये देखिए, सीडीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन 2018 सीडीएस का क्वेश्चन है, लेकिन आपके साथ जो चीज आपको परेशान करने वाली है वो यही है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वही सीडीएस का एग्जाम कराती है, और उसकी पैटर्न जो है वो कॉमन रहती है, और यही आपको अच्छा मौका देता है कि आप सीडीएस की तैयारी करने के बाद स्विच कर सकते हैं यूपीएससी की आईएएस की प्रिपरेशन में। एक बेस तैयार हो जाता है, एक प्रॉपर फील्ड मिल जाता है आपको अपनी नॉलेज उस तरीके से एक्सीड करने में, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म पता है कि यूपीएससी का क्या प्लेटफॉर्म है, यूपीएससी की क्या लैंग्वेज है, यूपीएससी का क्या अप्रोच है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक, जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपके हाथ में आया, इज और आर करेक्ट, ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, और मल्टीपल ऑप्शंस में क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, वही इंटरेस्टिंग चीज होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखा 1858, फौरन अपने दिमाग में रिकॉल करिए कि 1858 तो वो टाइम है ना जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था, और फौरन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पावर ले ली थी। कहां से? ईस्ट इंडिया कंपनी से। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सेम एडमिनिस्ट्रेशन, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, यानी बागडोर किसके हाथ से ले ली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, ये बेसिक चीज आपके दिमाग में फौरन हिट कर जानी चाहिए। अब स्टेटमेंट्स में आते हैं। ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए सीधे सीधे उसने जो कॉमन फीचर है उस एक्ट का साफ साफ उसने बोला। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं चाहता हूं कि आप फौरन पहला स्टेटमेंट जैसा ही आपको पता चल गया कि ठीक है, आप अपने ऑप्शंस पे आ जाएं और एलिमिनेट कर दें ऑप्शन नंबर बी, काट दीजिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ठीक है, अब आपको दूसरा स्टेटमेंट पकड़ना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इनैक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, पहला स्टैट्यूट बनाया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश, अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश के डायरेक्ट रूल में। अभी तक किसके अंदर रूल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब किसके अंदर आ गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट के या ब्रिटिश क्राउन के। डायरेक्ट हो गया, कोई बीच में इंटरमीडिएरी नहीं है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिश जो है वो हम पे रूल करते थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अब डायरेक्ट ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी हमारे ऊपर है। स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही डिक्लेयर किया गया। सेकंड स्टेटमेंट कहां कहां है भाई? सेकंड यहां पे है और यहां पे है, इसमें नहीं है, काट दिया। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक, दिस एक्ट वॉज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। समझिए, 1858 में जो चेंजेस आए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी कि चाहे वो 1858 हो, 1861 हो, 1891 हो, 1909, 1919, 1935, जब ब्रिटिश क्राउन का रूल इंडिया में शुरू हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिली वो था लोकल का पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे थे। क्यों? ताकि फॉरेन रूल ना लगे, किसी को यह ना लगे कि बाहर से आके हम पे रूल कर रहे हैं। हमारे बंदे एज अ इंटरमीडिएरी ब्रिटिश क्राउन और क्या नाम है पब्लिक के बीच में रहेंगे, क्योंकि वो बंदे बिल्कुल आप जैसे हैं, आपके ही
बीच में से चुने गए हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ होगा। यही एक अप्रोच लेके 1858 के बाद के लॉज ने पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाया था। तो ये कहना कि भाई पूरी तरीके से पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया, ये गलत बात है। इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो अपने में गलत है। आंसर अपने आप आ गया ए। ठीक, आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे विदाउट एनी डाउट। आप किसी भी एक स्टेटमेंट से आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो कोशिश करिए जब आप प्रैक्टिस करें तो अपनी रीडिंग स्पीड और रिकॉलिंग स्पीड बढ़ाएं। जितनी ज्यादा जल्दी रिकॉल करेंगे, जितनी ज्यादा आराम से आप स्टेटमेंट पढ़ के उसके बारे में सोचेंगे, वहां से प्रोविजंस उठाने की कोशिश करेंगे, आंसर आपके सामने है। बट ये बेसिक रूल कि जैसे जैसे आपका स्टेटमेंट कटता जाता है आप अपने ऑप्शंस काटते जाएं, करते रहिए, क्योंकि एंड में कंफ्यूजन होता है और धोखे में, मैं फिर कह रहा हूं, बाय मिस्टेक आपसे हो सकता है कि स्टेटमेंट गलत ऑप्शन गलत सेलेक्ट हो जाए और वहीं पे आपका आता हुआ आंसर भी, सही क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देनी। पहला, ब्रिटिश अज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ 1858 रूल, खत्म बात। ब्रिटिश पार्लियामेंट इलेक्टेड फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश, सीधी सीधी बात। इससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बनाया था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर बनाया था। लॉज पार्लियामेंट ही बना रहा था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत की जो उन्होंने, वो सारे लॉज पार्लियामेंट नहीं बनाए। ऑब्जेक्टिव ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, सिविल भी। लेकिन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंटरमीडिएट रोल है वो खत्म करके डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ला दिया। तो उस डायरेक्ट रूल के अंदर पहला स्टैट्यूट बना 1858 का लॉ, वही स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा, उन्होंने बोला कि भाई इसके बाद से रेशियल डोमिनेशन हुआ, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल, इंपीरियलिज्म, हम सुपीरियर तुम जूनियर, सेम चीज, लेकिन विदाउट एनी पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। यूपीएससी में एक एक्सट्रीमिज्म लेवल पे बात होती है। जैसे ही आप एक्सट्रीमिज्म पे जाओगे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट गलत होता है, वो एक्सट्रीमिटी का एलिमेंट डाल के ही यूपीएससी स्टेटमेंट गलत करती है। यही लैंग्वेज का फेरबदल है जो आपको समझना है। ठीक, ये वर्ड जो है ये अपने में ही आपको बताता है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, और इसीलिए ये यहां से गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements relating to the Indian Council Act of 1861? जैसे ही आपको इंडियन काउंसिल एक्ट दिखाई दिया फौरन इसको अंडरलाइन करें, 1861 का प्रोविजन। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनको रिकॉल करना शुरू करें। 1858 इसके पीछे आया, 1892 इसके बाद आएगा, बीच में पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात। अब हम प्रोविजन पढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट एंड कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं पूछे, करेक्ट पूछे। The act introduced a grain of popular element by including non-official members in the Governor General's Executive Council. गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया। अगर आपको याद हो तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा आपके पहले मेंबर थे, इंडियन थे, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। उससे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो ऑफिशियल ही थे। बट यहां पे स्टेटमेंट बोल रहा है, यहां इंडियन या ब्रिटिश की बात नहीं है कि इंडियंस को इंट्रोड्यूस कराया, उसने बोला नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब ऑफिशियल जो प्रेजेंट है उनसे ज्यादा नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं बढ़ाए गए थे, अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी चल रही थी और वो 1909 में भी चली, अगर आपको याद हो तो इतनी जल्दी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थोड़ा सा दिमाग में खटकता है। आपको बस इसी चीज को क्लिक करना होता है, पकड़ना होता है कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की बात कर रहा है, वो भी इतनी जल्दी कैसे होगा, एंड दैट टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत एक्सट्रीम बात कर दी आपने, काट देते हैं। जैसे ही स्टेटमेंट सही या गलत हुआ पहला, मैं फौरन अपने ऑप्शंस पे जाऊंगा। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है अभी मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। The members were nominated and their functions were confined exclusively
टू कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स प्लेस्ड बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल। कहने का मतलब इसने बोला कि जो मेंबर्स हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो केवल और केवल उन्हीं मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उनके सामने रखा। ये देखिए, मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। फंक्शंस वर कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू द कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल। स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, ठीक है, तो मैंने अभी के लिए इसको मार्क किया राइट। सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 1 and 2 1 काट ही दिया था, सेकंड स्टेटमेंट सही है। गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, ठीक, गवर्नर जनरल के पास अपनी कोई भी इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। 1861 में ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन का काम शुरू हो चुका था, ठीक है। 1851 में ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन का काम शुरू हो गया था। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की पावर गवर्नर जनरल को 1861 में ही दी गई। हम और आप दोनों ही जानते हैं कि ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। जो काम लेजिस्लेचर करता है वो काम एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है। तो यहां पर यह कहना कि गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव एन इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, ये थोड़ा सा अपने में गलत है। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, एक ये भी बात बोल सकता था पहले प्रोमलगेशन इंट्रोड्यूस कराने से पहले कि आपके पास एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसको आपने फंक्शन कराया, किस लिए, लेजिस्लेशन बनाने के लिए। तो गवर्नर जनरल का रोल नहीं है लेजिस्लेशन में, बिल्कुल गलत चीज है। गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के असिस्टेंस और गाइडेंस पे ही करती है। गवर्नर जनरल को किसी लेजिस्लेशन में काम करने के लिए एड एंड एडवाइस के तौर पर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत हो जाता है कि गवर्नर जनरल के पास उनकी इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, ठीक, क्योंकि 1861 में ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन भी इंट्रोड्यूस करा गया था, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, ठीक है। तो या तो ये इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, या तो क्योंकि पहला स्टेटमेंट अगर आप किसी भी हिसाब से सही करते हो तब भी थर्ड स्टेटमेंट गलत किया तो आपका 1 and 2 आंसर सही होगा। तो अगेन हम फौरन अपने ऑप्शंस पे जाएंगे। ये स्टेटमेंट गलत है, हमने ये चीज कई तरीके से देख ली कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम फिर से अपने ऑप्शंस को वो करते हैं, ठीक है, उनको काउंट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट जब हम गलत करते हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ। ओनली वन, यानी वन जो है वो इन दोनों में कॉमन है, वन इज कॉमन इन ए एंड डी, ठीक। अब बस आपको एक चीज देखनी है कि भैया सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत। अगर आपको डिस्कशन याद हो तो हमने बोला कि मेंबर्स नॉमिनेटेड थे, सही बात है, और वो वही काम करते थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको लेती थी, उन्हीं को वो डिस्कस करते थे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, इसको गलत नहीं कर सकते। ऑप्शंस के बेसिस पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही हो गया। देखा ऑप्शन से कैसे खेल सकते हो, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यूपीएससी में सबसे अच्छी चीज यही होती है कि जितना आप पढ़ते हो आपको उतना ही अपने क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं ये, स्टडिंग फॉर यूपीएससी, स्टडिंग फॉर एनी एग्जाम एंड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन पेपर। ये दोनों ही कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे इसीलिए बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने एक एक करके सारे ऑप्शंस आपके लिए लिए और अपने हिसाब से चेंज कराए। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले ऑप्शन ले रहा था तो मुझे वो ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे थे। जैसे ही मुझे ऑप्शन नहीं मिले मुझे फौरन क्लिक हो गया कि भाई मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। फिर मैंने उन तीनों स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ऐसा एब्सोल्यूट निकाला जो गलत होना ही होना, वो था ऑप्शन नंबर 3 कि गवर्नर जनरल के पास लेजिस्लेटिव की पावर नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता ना, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल आपने बना के दे दिया 1813 में, तो ये कहना कि भाई आपके पास लेजिस्लेटिव फंक्शंस नहीं है, गलत बात है। 1861 में आपने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन की पावर दे दी, आपने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की पावर दे दी, फिर ये बोलना कि भाई गवर्नर जनरल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, एक और गलत बात हो गई, एब्सोल्यूट रॉन्ग हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत था। सेकेंड स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, खाली कंफ्यूजन था फर्स्ट का, ऑप्शंस ने मुझे वो चीज दे दी।
तो कितनी आसानी से आपका ऑप्शंस आपको आंसर निकालने में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन यही चीज दिखाता है। प्लीज 2017, 18, 19 के जितने भी सीडीएस के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, 17, 18, 19, 20, 21 के क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर सॉल्व करें। हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही बैठें, उनके स्टेटमेंट्स को पढ़ें, उनके स्टेटमेंट्स के प्रोविजंस को पढ़ें, उनके स्टेटमेंट्स में पूछा क्या जा रहा है वो पढ़ें कि वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, और उसके बाद ऑप्शन से खेलने की कोशिश करें। ऑप्शंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आंसर्स निकालने में। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बेसिक ट्रिक्स या स्ट्रैटेजी जो बोली जाती है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स एग्जाम्स, जो यूपीएससी आईएएस का फर्स्ट स्टेज होता है, वो क्लियर करने में, और मेरे ख्याल से आपको भी सीडीएस एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। बट आप ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सीखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इल्बर्ट बिल 1883 इज और आर करेक्ट। पहले तो मैं बताता हूं इल्बर्ट बिल क्या है, क्योंकि ये इल्बर्ट बिल हमने अपने पॉलिटी के नोट्स में नहीं डिस्कस किया, हिस्ट्री का कंपोनेंट था तो हमने अपनी पॉलिटी में डिस्कस नहीं किया। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी वो 1883 में आई थी। लॉर्ड रिपन इस टाइम लॉर्ड आपके वो थे गवर्नर जनरल। लॉर्ड रिपन ने एक बिल इंट्रोड्यूस कराया, एक प्रपोजल कह लीजिए, प्रपोजल इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो इंडियन जजेस होंगे, सुनिएगा ध्यान से, इंडियन जजेस होंगे उनको भी पूरी पावर होनी चाहिए यूरोपियन जजेस के इक्वलेंट। यूरोपियन जजेस इंडियंस और यूरोपियंस दोनों को ही जज कर सकते हैं, दोनों के ही केसेस सुन सकते हैं, दोनों को ही एडजुडिकेट कर सकते हैं। तो इंडियन जजेस यूरोपियंस को क्यों नहीं एडजुडिकेट कर सकते, उनके केसेस क्यों नहीं सुन सकते? ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा आपको कि यूरोपियन जजेस को पावर है कि वो इंडियंस के केसेस भी डील कर सकते हैं, यूरोपियंस के भी केसेस डील कर सकते हैं, वो इंडियंस को भी सजा सुना सकते हैं, यूरोपियंस को भी सजा सुना सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंडियन जज के सामने केस जाएगा तो पहले ये देखा जाएगा कि कोई यूरोपियन तो नहीं इन्वॉल्व है। अगर यूरोपियन इन्वॉल्व है तो वो केस उससे विड्रॉ करके एक यूरोपियन जज को दिया जाए। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्यों? लॉर्ड रिपन जो थे वो 1883 इल्बर्ट बिल के थ्रू वही डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहते थे, ठीक। इसलिए इस बिल में सिर्फ एक ही प्रपोजल है, एक मतलब इस क्वेश्चन में एक ही प्रोविजन होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। आइए देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं। इट प्रपोज्ड टू ग्रांट लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस टू नेटिव ऑफिशियल्स। प्रपोज्ड टू ग्रांट लिमिटेड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू नेटिव ऑफिशियल्स। कहने का मतलब जो आपके नेटिव ऑफिशियल्स हैं, नेटिव यानी कि घरेलू इंडियन ऑफिशियल्स हैं, उनको लिमिटेड क्रिमिनल जुरिडिक्शन यानी कि क्रिमिनल जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, जो भी क्रिमिनल एक्ट किया गया या क्रिमिनल एक्ट होने वाला है उसको रोकने तक का पावर वो नेटिव ऑफिशियल्स, घरेलू ऑफिशियल्स, इंडियन ऑफिशियल्स को दिया जाए। क्रिमिनल जुरिडिक्शन का मतलब अगर क्राइम हुआ है तो उसको एडजुडिकेट करने की पावर एक इंडियन ऑफिशियल को दिया जाए, ठीक बात, बट लिमिटेड। इट प्रपोज्ड टू ग्रांट कंप्लीट सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू द नेटिव ऑफिशियल्स। इसने बोला कि आपके जो नेटिव ऑफिशियल्स हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं, उनको कंप्लीट सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दी जाए। मतलब आपके जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं या इंडियन जजेस हैं, उनको यूरोपियन जजेस के इक्विवेलेंट पावर दी जाए इन मैटर्स ऑफ बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, ठीक है। अगला, proposed bill generated opposition from England's European subjects in India। इल्बर्ट बिल के बारे में यह कहा गया कि इल्बर्ट बिल में जब इंट्रोडक्शन हुआ तो जो यूरोप के सब्जेक्ट से इंडिया में, चाहे वो इंग्लिश हो, खैर यहां पे इंग्लैंड यूरोपियन है तो ये इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड यूरोपियन सब्जेक्ट जो इंडिया में थे, चाहे वो यूरोपियन ऑफिशियल्स क्यों ना हो, यूरोपियन मिनिस्टर्स क्यों ना हो, यूरोपियन बिजनेसमैन क्यों ना हो, यूरोपियन ट्रेडर्स क्यों ना हो, उनकी तरफ से अपोजिशन हुआ इस बिल का। यह बात बिल्कुल सही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द अपोजिशन टू द बिल, इट वॉज पास्ड विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस।
इल्बर्ट बिल के बारे में ये कहा जाता है कि अपोजिशन जब यूरोपियन सब्जेक्ट्स का हुआ, या ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश वो थे सब्जेक्ट से इंडिया में, उन्होंने अपने आप को इक्विवेलेंट रखने से अगेंस्ट हुम इंडियन नेशनल्स मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड इनमें हमेशा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आप खत्म नहीं कर सकते। जो कोलोनाइजर होता है उसके पास ज्यादा पावर होती है हमेशा, वो सुपीरियर होता है हमेशा। तो इसलिए यूरोपियन सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश जो है वो हमेशा सुपीरियर होंगे नेटिव सब्जेक्ट से। यूरोपियन ऑफिशियल्स, यूरोपियन जजेस हमेशा ज्यादा पावर गेन करेंगे इंडियन नेशनल से या इंडियन ऑफिशियल से या इंडियन जजेस से। ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये अपोजिशन की वजह से इल्बर्ट बिल को ड्रॉप कर दिया गया, वो कभी पास नहीं हुआ। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहां है, थर्ड स्टेटमेंट यहां है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट काट दीजिए, ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट सही है, वो केवल सी में आ रहा है, ठीक है। 1 and 2 ओनली 2, इसमें थर्ड स्टेटमेंट है ही नहीं, तो हम ये दोनों काट देंगे, क्योंकि हमें पता है थर्ड स्टेटमेंट फॉर श्योर सही है कि वो भाई अपोजिशन हुआ और वो कभी अपोजिशन की वजह से कभी पास नहीं हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट में क्लैरिटी है कि ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्लैरिटी लेते हुए मैं बोलता हूं कि थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन यहां है, थर्ड ऑप्शन यहां है। लेकिन जैसे ही मैं चौथे स्टेटमेंट पे जाता हूं, वो स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही चौथा स्टेटमेंट गलत होगा तो ये ऑप्शन कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सी ऑप्शन बचता है और वही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, देखिए ऑप्शन आपको कितनी हेल्प करता है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं वो आपकी एब्सोल्यूट नॉलेज चेक नहीं करते। एब्सोल्यूट नॉलेज चेक होती तो आपको सीधे सीधे इल्बर्ट बिल के बारे में लिखने को बोल दिया गया होता। आपका इल्बर्ट बिल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इन्हीं स्टेटमेंट्स में से ही है, आपको आंसर इसी में छुपा के रखा गया है। तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, वो आपकी रिलेटिव नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं, और उसके लिए आपको ये ट्रिक्स बहुत जरूरी हैं। ऑप्शंस के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है, वो आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं। चलिए ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम CDS. As far as this exam of yours is concerned, CDS, I've covered 2017, 18, 19, 20, 2016, 15, 14. I believe 14 to 19 scenario I've taken, and I've found these many questions from one particular topic, that is historical background. You will find many questions on net from your coachings, from the institutions where you're taking your academic enrollment you have taken. But the issue is, are they up to the standard of CDS? If not, then please continuously make yourself available of these questions from anywhere, from net, from last year's CDS question papers, or you can buy a question bank from the market. It is very much required for you guys to go through these CDS questions that have been asked in the last 2-3 years, 4 years, 5 years. Only they will tell you what is the standard of the questions that is going to be asked from a particular chapter. Only these questions will tell you what kind of preparation, what kind of strategy is required to clear this exam. So to make things easier, I am suggesting you, please and please, on a regular basis, 1 month, 15 days, 20 days, go through your CDS previous year question papers. It is very much advisable to you. ठीक है, आपकी सारी क्वेरीज, आधी से ज्यादा क्वेरीज आपके सीडीएस एग्जाम के पेपर्स क्लियर कर देंगे। आपको सीडीएस एग्जाम को जानना है तो आपके पास 2 ही चीजें होती हैं। आपका दुश्मन है सीडीएस, उसके बारे में जानने के लिए दो टूल्स हैं आपके लिए। एक आपका सीडीएस का सिलेबस, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका सीडीएस का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही आपको बताते हैं कि आपके दुश्मन का स्टैंडर्ड क्या है, आपके दुश्मन की ताकत क्या है, और आपकी प्रिपरेशन उसको हराने के लायक है कि नहीं। इसलिए प्लीज ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए कि अपने सीडीएस पेपर से जितने ज्यादा अपने आप को एक्वेंट कर ले उतना अच्छा है, ठीक है। आज के लिए आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर राइट हियर राइट नाउ विद अ मैसेज फॉर यू। वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट,
It's not important that I have come up with some questions, number of questions from CDS. No, it is not important. You'll get this question from anywhere. There are different sources available in the market. What is important is the strategy I have discussed, the tools that I have discussed, the use of options to actually find out your correct answer. This strategy is very much important for you to clear this exam, irrespective of the subject you are studying, whether it is polity, history, economics, science, anything you are studying in CDS. It is UPSC that is maintaining that standard. So you have to push yourself up to match up that standard. ओके आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आई होप कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो, पसंद आया हो और थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो. थैंक यू वेरी मच.